और आइए आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं अब 60 सेकंड में पूरी खबर। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने कई अहम मुद्दों पर फीडबैक लिया। वहीं सूत्रों की माने तो पीएम मोदी ने बैठक में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और सभी मंत्रियों से और भी ज्यादा मेहनत करने को कहा है। बुधवार को मोदी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी ने तमाम मंत्रियों को नसीहत दी। वहीं सूत्रों की माने तो बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपनी क्षमता का परिचय दिया। बैठक में पीएम मोदी ने कई अहम मुद्दों का फीडबैक लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी दी। सीडीएस अनिल चौहान ने डिटेल प्रेजेंटेशन बैठक में दिया। जल संसाधन मंत्रालय ने भी बैठक में प्रेजेंटेशन दिया। सिंधु जल समझौते पर जानकारी दी। देश में चल रही अन्य जल परियोजनाओं की भी जानकारी दी। वहीं इस बैठक में पीएम मोदी ने अपने सभी मंत्रियों से अपील की। उन्होंने कहा कि लक्ष्य बहुत बड़ा है, ऐसे में सभी को ज्यादा मेहनत से काम करना होगा। साथ ही पीएम मोदी ने मंत्रियों को सरकार के 11 साल के कार्यक्रम जनता के बीच ले जाने का दिशा निर्देश भी दिया, ताकि लोगों तक मोदी सरकार के काम की जानकारी पहुंच सके। वहीं देश में 16 जून से जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। केंद्र सरकार ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली है। जल्दी सरकार की ओर से इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। मोदी सरकार ने अपने वादे के मुताबिक जनगणना और जातीय जनगणना की तैयारी पूरी कर ली है, जिसके बाद 16 जून से जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना की भी शुरुआत हो जाएगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए कमर कस ली है। जानकारी के मुताबिक 1 अक्टूबर 2026 तक सभी पहाड़ी राज्यों और 1 मार्च 2027 तक सभी राज्यों की जनगणना और जातीय जनगणना पूरी हो जाएगी। इस बार जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी कराई जानी है, जिसका ऐलान कुछ ही वक्त पहले मोदी सरकार की ओर से किया गया था। जनगणना के साथ जातीय जनगणना का काम 2 चरणों में पूरा होगा। अधिसूचना के जल्द जारी होने के बाद 16 जून से इसकी शुरुआत हो जाएगी। वहीं इस मुद्दे को लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और तेजस्वी यादव ने इसे लेकर बयान दिया और इसे मोदी सरकार की सियासी रणनीति करार दिया है। अखिलेश यादव ने भी इसे लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। मतलब जब आएगी यूपी में पीडीए सरकार, तभी होगी जातीय जनगणना की शुरुआत। और देखिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की जो खूबियां हैं वो दुनिया तक पहुंचाने वाले प्रतिनिधिमंडल आज ब्रीफिंग देंगे। विदेश मंत्री के साथ अलग अलग प्रतिनिधिमंडल आज बैठक भी करेंगे और सुबह 9:30 बजे से ब्रीफिंग की शुरुआत होगी। पाकिस्तान के साथ तनाव पर दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखने और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी दुनिया तक पहुँचाने के बाद सभी 7 प्रतिनिधिमंडल भारत वापस लौट चुके हैं, जिसके बाद आज ये सारे प्रतिनिधिमंडल अपनी ब्रीफिंग देंगे। सुबह 9:30 बजे से हैदराबाद हाउस में इसकी शुरुआत होगी, जिसके तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी प्रतिनिधिमंडलों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे और अपने दौरे से जुड़ी जानकारी विदेश मंत्री के साथ साझा करेंगे। इन प्रतिनिधिमंडलों ने दुनिया के तमाम देशों का दौरा कर न सिर्फ पाकिस्तान की पोल खोली, बल्कि उसका असली चेहरा भी दुनिया को दिखाया है। वहीं विदेश दौरे पर गए तमाम प्रतिनिधिमंडल की इस ब्रीफिंग को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए। एक्स पर पोस्ट कर जयराम रमेश ने लिखा है कि आमतौर पर लो प्रोफाइल विदेश मंत्री कुछ सांसद प्रतिनिधिमंडलों के साथ मिलने वाले हैं, जो हाल ही में विदेश दौरों से लौटे हैं। उम्मीद है कि इस मुलाकात में जो वास्तव में हासिल हुआ उसका ईमानदारी से मूल्यांकन किया जाएगा, न कि किसी तरह की स्पिन डॉक्टरी के जरिए उसे दिखाया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी है कि संसद मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। एक ओर सरकार के मानसून सत्र का ऐलान किया गया तो दूसरी ओर इस पर सियासत भी गर्म होनी शुरू हो गई। एक सरकार ने तय किया है कि मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक बीच में बुलाने का तय किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी कि सरकार ने 21 जुलाई से मानसून सत्र बुलाने का फैसला किया है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने की बात सरकार की ओर से कही जा रही, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। पहली बार हमारे संसदीय इतिहास में 47 दिन पहले सत्र की घोषणा की गई। यही आरोप टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी लगाए हैं। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा है कि मुझे लगता है कि मोदी सरकार संसद में सामना करने से डर रही है।
यानी विशेष सत्र से भाग रही है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्हें लगता है कि सरकार को मानसून सत्र में पहलगाम आतंकी हमले की चर्चा जरूर करनी चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि जब पार्लियामेंट का मानसून सेशन जो शुरू होगा आइंदा महीने, उसमें हम चाहेंगे कि पहलगाम पे डिबेट हो। भारत के हाथों पिटे पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अब नया शिगुफा छेड़ा है, जिन्होंने भारत के साथ सैन्य टकराव में रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की मध्यस्थता की मांग की है। तो वहीं पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि भारत पाकिस्तान के बीच हुआ शिमला समझौता पूरी तरह से खत्म हो गया है। वहीं आज गंगा दशहरा के दिन अयोध्या में राम दरबार और परिसर के 7 दूसरे मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी हिस्सा लेंगे। खास बात यह है कि आज सीएम योगी का भी बर्थडे है। अयोध्या में आज राम दरबार और मंदिर परिसर में बने 7 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसकी शुरुआत सुबह 6:30 बजे पूजा पाठ से हो चुकी है। अयोध्या में राम दरबार और दूसरे मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य इंतजाम किए गए हैं। गंगा दशहरा पर खास मुहूर्त में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु हिस्सा लेने वाले हैं। सीएम योगी भी आज होने वाली प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीएम योगी सुबह 10:30 बजे हेलीकॉप्टर से राम कथा पार्क पहुँचेंगे। सुबह 10:40 पर श्री हनुमान गढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। सुबह 11 बजे श्री राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। सुबह 11:10 से दोपहर 1 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अभिजीत मुहूर्त में सीएम योगी 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। सीएम योगी के हाथों से मूर्तियों की आंखों की पट्टी हटाई जाएगी। अयोध्या में राम दरबार और मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य तैयारी की गई है। महाराज जी अपने हाथों से राम राज्याभिषेक में भगवान को प्रतिष्ठित करेंगे। और साथ ही देखिए, आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर रामलला को बेशकीमती आभूषणों से सजाया जाएगा। सूरत के हीरा कारोबारी ने भगवान श्री राम के लिए खास आभूषण भेजे हैं और इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद कोषाध्यक्ष दिनेश निवादिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा ने। सुनिए। अयोध्या में जो राम दरबार अब आपको दर्शन के लिए मिलेगा, उसमें भगवान और भगवान के जो परिवार के लोग हैं, चाहे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी, उन्हें कौन से आभूषण पहनाए जाएंगे? निश्चित तौर से आपका जवाब होगा सोना और हीरा, तो वही। और बड़ी मात्रा में ये आभूषण राम दरबार के लिए आ गए हैं। उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, क्योंकि एक बड़ा दान आया है। दिनेश जी, एक बड़ा दान जो आया है भगवान राम को सजाने के लिए, उनके दरबार को सजाने के लिए, वो क्या है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। सूरत की भूमि कर्ण की भूमि है और कर्ण सबसे बड़ा दानवीर था। वही भूमि से ग्रीन लैब के चेयरमैन श्री मुकेश भाई पटेल, उसके परिवार, ऐसे देखे तो पहले से ही राम जी का जो मुकुट था वो भी इन परिवारों ने ही दान में दिया था। बालक राम का था, बालक राम का जो मुकुट था वो भी मुकेश भाई पटेल के और फैमिली ने दिया था। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के वर्चुअल बकरीद मनाने के बयान पर राज्य में संग्राम छिड़ गया है। एनसीपी शरद पवार गुट और समाजवादी पार्टी ने राणे पर निशाना साधा है। नितेश राणे के बयान को लेकर एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आह्वाड़ ने उन पर तंज कसा। आह्वाड़ ने यहां तक कह दिया कि अब वर्चुअल खाना खाने की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। टेक्निकली बहुत एडवांस महाराष्ट्र के राजनेता होने लगे हैं। अच्छी सोच है, कल खाना भी बोलेंगे वर्चुअली खाओ। राणे ने सोसाइटी में जबरदस्ती बकरा काटने को लेकर कहा था कि हिंदू त्योहारों पर सलाह देने वाले मुसलमानों को सलाह क्यों नहीं देते। जो कोई फुकट के जो ये एडवाइस देने वाले अभी बकरी ईद के टाइम क्यों बोलते नहीं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली बकरी ईद करो, वर्चुअल बकरी काटो। बवाल ही चल रहा था कि समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी भी विवाद में कूद पड़े। ये गिरीश सुमैया है, कुछ और लोग हैं, नीतीश राणे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है सिवाय इसके। बेचारे जो है ना सिर्फ 24 घंटे इसी काम में लगे रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते रहो। इससे पहले महाराष्ट्र गौ सेवा कमीशन की मांग को लेकर भी राज्य में हंगामा मचा था। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखा देते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। Headlines associated by K2 Xerox, the intelligent steel with hexagonal molecular bonding. अब ABML for everyone, सस्ता भी अच्छा भी। कॉल 9300 300 300।
आज अयोध्या में राम दरबार और परिसर के साथ अन्य मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं अयोध्या, समारोह में होंगे शामिल। बेंगलुरु भगदड़ के बाद सियासी लड़ाई की शुरुआत। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कुंभ में भी गई थी 40 से 50 लोगों की जान। बीजेपी बोली कुंभ से तुलना करना गलत। जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी। शोपिया, पुलवामा, कुपवाड़ा सहित 32 जगहों पर रेड। आतंकी गठजोड़ को लेकर एक्शन। नोएडा में थार से कुचलने के मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने नामजद अमन अवाना और आकाश अवाना को अरेस्ट किया। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको आप देख रहे हैं 60 सेकंड में पूरी खबर। और आरसीबी ने इतिहास रचते हुए 18 साल बाद आईपीएल की ट्रॉफी जीती। लेकिन इस जीत के जश्न में कल जो कुछ हुआ उसे भी कई सालों तक याद रखा जाएगा। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर इतनी भीड़ जमा हो गई कि हालात संभाले नहीं समझे और भगदड़ में 11 लोगों की जान चली। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर के हालात कितने भयावह हो गए थे उसे इस वीडियो से समझिए। स्टेडियम के अंदर घुसने के लिए लगभग हर गेट पर इसी तरह खचाखच भीड़ थी। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। न जान की परवाह, न हादसे का कोई डर। दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि स्टेडियम में किसी तरह घुसने का मौका मिल जाए और अपने चहेते खिलाड़ियों की एक झलक दिख जाए। इन फैंस को स्टेडियम में एंट्री तो नहीं मिली, उल्टा ये भगदड़ का शिकार हो गए। भगदड़ के बाद कई लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कुछ की सांस अस्पताल जाते जाते थम गई और कई तो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। जिस तरह फैंस की भीड़ लगी थी वहां अचानक से सन्नाटा पसर गया। जश्न का माहौल मातम में बदल गया। ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं और सोचने पर मजबूर करने वाली हैं कि आखिर लोग इतने भावुक क्यों हो जाते हैं। जश्न के नाम पर अपनी जिंदगी दांव पर क्यों लगा देते हैं। सवाल इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि जिस तरह से जश्न के नाम पर लोग बेकाबू हुए उससे बड़े पैमाने पर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और आरसीबी की विक्ट्री परेड को लेकर सिर्फ चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर ही लोगों का मजमा नहीं लगा था, बल्कि बेंगलुरु मेट्रो भी खचाखच भरा हुआ था। वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ आ गई थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची। पूरी मेट्रो खचाखच भरी है। खड़ा होना तो दूर, सांस लेने तक की जगह नहीं है। बेंगलुरु मेट्रो का यह हाल तब हुआ जब आरसीबी फैंस विक्ट्री परेड देखने चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंच रहे थे, पर एक साथ इतनी भीड़ आ गई कि मेट्रो चलने की जगह रेंगने लगी। क्योंकि जितनी भीड़ मेट्रो ट्रेन के अंदर थी उससे कहीं ज्यादा बाहर थी। पूरा मेट्रो स्टेशन लोगों से भरा था, यहाँ तक कि एस्केलेटर भी भीड़ से जाम था। ये सभी आरसीबी की विक्ट्री परेड देखने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम की तरफ जा रहे थे, लेकिन इतनी भीड़ आने की वजह से हादसे का भी डर था। क्योंकि बिना किसी प्लानिंग किए प्रशासन ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के आसपास गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी, जिसका असर ये हुआ कि फैंस मेट्रो के जरिए स्टेडियम पहुंचने लगे। इसी दौरान एमजी रोड और कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन पर भीड़ का मेला लग गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस दौरान कोई भगदड़ मच जाती तो क्या होता, क्योंकि इसी तरह का एक हादसा महाकुंभ के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी हुआ था। स्टेडियम के एंट्री पॉइंट्स पर किस कदर हालात बिगड़े थे वो समझाने के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये रिपोर्ट आपको समझाएगी कि भगदड़ के दौरान वहां क्या स्थिति हो गई। ये चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट नंबर 17 के बाहर की तस्वीर है, जहां भगदड़ मची थी। वीडियो में दिखाई दिया कि जिस रेलिंग के सहारे स्टेडियम के गेट तक लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं वो जमीन पर गिरी हुई है और उसके नीचे सैकड़ों की संख्या में जूते चप्पल दबे हुए हैं। गेट नंबर 17 से बाहर इसी तरह कई और जगहों पर भी रेलिंग गिरी हुई नजर आई और बिखरे हुए जूते चप्पलों की संख्या इतनी थी कि इन्हें गिना नहीं जा सकता है। अब गेट नंबर 2A के बी स्टैंड के बाहर की तस्वीर देखिए। यहाँ भी लोहे की रेलिंग उखड़कर जमीन पर आ गई। यहाँ भी रेलिंग के नीचे दबे हुए जूते चप्पल बता रहे हैं कि कितने लोग इस भगदड़ का शिकार हुए हैं। इस तरह के मातम की तस्वीर स्टेडियम के बाहर कई जगहों से आई है। ये वीडियो स्टेडियम के बाहर की सड़क का है। एक शख्स पुलिस के बैरिकेड्स के ऊपर गिरा हुआ है, पास में ही जूते चप्पल बिखरे हुए हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि हादसा कितना भयावह था। लोग आरसीबी की जीत का जश्न मनाने पहुंचे थे, लेकिन देखते ही देखते उनकी खुशी गम और मातम में तब्दील हो गई।
तो अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए इस कदर भीड़ उमड़ी कि कोई कार पर चढ़ गया तो कोई पेड़ पर, और फिर स्थिति ऐसी बेकाबू हो गई कि पुलिस बुरी तरह से नाकाम साबित हुई। भगदड़ के पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर किस तरह का हाल था, इसका अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। फैंस आरसीबी के खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए पेड़ पर इस कदर चढ़े हैं कि उन्हें न अपनी जान की फिक्र है न ही दूसरों की। ये सभी पेड़ की दीवार फांदकर स्टेडियम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, अगर कोई गिर जाए तो क्या होगा। लेकिन स्टेडियम में घुसने और अपनी टीम को देखने का ऐसा जुनून सवार था कि किसी भी हादसे का डर दूर दूर तक जहन में नहीं था, और जिसे पेड़ पर जगह नहीं मिली वो मचान पर चढ़ गया, इस उम्मीद में कि स्टेडियम में न सही दूर से ही अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक दिख जाए। स्टेडियम के अंदर जाने के लिए लोग धक्का मुक्की करते नजर आए। इस बीच ये नीले रंग की गाड़ी बुरी तरह से टूट गई। लोगों की भीड़ इस गाड़ी पर चढ़ गई, जिसने गाड़ी का बोनेट और आगे के शीशे को चकनाचूर कर दिया, और अच्छी खासी कार की हालत कंडम हो गई। मतलब जिसे जहां जगह मिली वो वहां खड़ा हो गया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि काबू करने में पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। देखिए, ये बात सही है कि आरसीबी के फैंस के लिए ये पल बहुत ज्यादा भावुक कर देने वाला था। 18वें साल में आकर आरसीबी ने आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की, और जब विराट कोहली के साथ साथ टीम के बाकी खिलाड़ी बेंगलुरु पहुंचे तो बेंगलुरु की सड़कें जाम हो गई। बस के अंदर से बनाया गया ये वीडियो विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ने शेयर किया है। इस वीडियो में दिखाई दिया कि विराट कोहली ट्रॉफी लेकर बस के अंदर बैठे हैं और फैंस का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि दूसरी तरफ की सड़क पूरी तरह से जैम है। लोग मोबाइल से आरसीबी की बस का वीडियो बना रहे हैं, कोहली की तरफ इशारा कर रहे हैं, और इनके चेहरे की खुशी बता रही है कि ये ट्रॉफी इनके लिए कितनी खास है। एक दूसरे वीडियो में दिखाई दिया कि सड़क पर दूर दूर तक लोगों की भीड़ नजर आ रही है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात हैं और लोग सड़क के किनारे खड़े होकर आरसीबी की टीम का स्वागत कर रहे हैं। दरअसल चैंपियन बनने के बाद विराट कोहली ने खुद कहा था कि वो फैंस के साथ बेंगलुरु में जश्न मनाएंगे, और उनकी बात सुनने के लिए ही कल लोग स्टेडियम की तरफ दौड़ पड़े। I think I'm gonna feel the real side of it when we get to Bangalore tomorrow and celebrate it with the city and the fans who stood with us through thick and thin. अनुष्का की तरह ही आरसीबी ने भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। तो चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची थी। लोग एक दूसरे पर चढ़कर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन स्टेडियम के अंदर जश्न भी मन रहा था। क्या आरसीबी और क्या सिद्धारमैया सरकार सब जीत के जश्न में इतना व्यस्त थे? आरसीबी की टीम है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार हैं, सबके चहेते विराट कोहली हैं, चमचमाती ट्रॉफी है, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा है। ये ठीक उस वक्त का नजारा है जब चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची थी, लेकिन अंदर जश्न चल रहा था। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज रहा था। कर्नाटक सरकार आरसीबी की तारीफ में व्यस्त थी कि 18 साल बाद ही सही ट्रॉफी तो आई, लेकिन अजीब विडंबना थी क्योंकि स्टेडियम के बाहर क्या चल रहा था ना तो किसी को फिक्र थी, ना ही कोई जानना चाहता था, क्योंकि जिसे फिक्र करनी थी वो सरकार फोटो खिंचाने और जीत के जश्न में व्यस्त थी, वो भी बिना किसी ठोस व्यवस्था के। अगर कोई हादसा हो गया तो क्या होगा, क्योंकि जो स्टेडियम के अंदर पहुंच गया वो खुद को धन्य समझ रहा था, और जो अंदर नहीं आ पाया वो अपनी किस्मत को कोस रहा था। भीड़ ज्यादा थी और पुलिस कम, और फिर वही हुआ जिसका डर था। ऐसी भगदड़ मची कि जीत के जश्न में भंग पड़ गया। तो आरसीबी की जीत के जश्न के बीच मची भगदड़ को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बड़ा बयान दिया है। सिद्धारमैया ने हादसे की तुलना त्रासदी से की और साथ ही मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए के मुआवजे और घायलों को मुफ्त इलाज का भरोसा दिया। सवाल यह है कि जिन्होंने अपनों को खोया, क्या मुआवजा उनका दर्द मिटा पाएगा? क्योंकि जो भगदड़ बेंगलुरु में हुई उसको लेकर कर्नाटक सरकार चौतरफा घिरी है। यही वजह थी कि जैसे ही चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न खत्म हुआ तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। उनके साथ डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर भी मौजूद थे। इस दौरान बिना लाग लपेट के सिद्धारमैया ने कबूल किया कि चूक हुई है और वो इस पर राजनीति नहीं करना चाहते। I do not want to defend the incident. Our government is not going to play politics. See, the outcome of the magisterial report, I will give 15 days time. इस दौरान सीएम सिद्धारमैया ने माना
कि स्टेडियम में क्षमता से ज्यादा भीड़ आ गई थी। लोगों ने स्टेडियम के गेट भी तोड़ दिए, भगदड़ मच गई। किसी को भी इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। स्टेडियम की क्षमता सिर्फ 35,000 लोगों की है, लेकिन 2 से 3 लाख लोग आए। तो वहीं सिद्धारमैया ने जिस तरह भगदड़ की तुलना महाकुंभ में हुई भगदड़ से की, उस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने इस तुलना पर सवाल खड़े किए और सिद्धारमैया से इस्तीफे की मांग कर दी। ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನ. ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು. सरकार के बचाव में सिद्धारमैया ने चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ की तुलना महाकुंभ से की, तो इस पर सियासत गर्म हो गई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसे लेकर सीएम सिद्धारमैया पर सवाल खड़े किए हैं। कहा, महाकुंभ में हुई भगदड़ से इसकी तुलना करके सिद्धारमैया बच नहीं सकते। कंपेयरिंग टू एनी कुंभ और यू कैन नॉट एक्सेप्ट योर रिस्पांसिबिलिटी। कुंभ में हुआ तो कोई भी जाके सेल्फी नहीं ले रहा था, इधर आप आके सेल्फी लेते। प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक सरकार पर संगीन आरोप लगाए। कहा कि उन्हें ये भी जानकारी मिली है कि पुलिस ने एक दिन पहले बड़े कार्यक्रम की इजाजत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन पुलिस पर दबाव बनाकर ये कार्यक्रम फिर भी आयोजित करवाया गया। तो बेंगलुरु में हुई भगदड़ को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर है, वो लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया। राहुल गांधी ने इसे दर्दनाक हादसा बताया, तो बीसीसीआई ने भी माना है कि जीत का जश्न मनाने के लिए बेहतर जो योजना है, जो तरीके हैं, वो इस्तेमाल किए जाने चाहिए। पूरे देश में बेंगलुरु की भगदड़ और उसमें मारे गए लोगों को लेकर दुख का माहौल है, क्योंकि जश्न के बीच जिस तरह से हादसा हुआ उसने हर किसी को अंदर से हिला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारे गए लोगों के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा, बेंगलुरु में हुई दुर्घटना बहुत ही दुखद है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग घायल हुए वे जल्द स्वस्थ हों। वहीं राहुल गांधी ने इस घटना को दिल दहला देने वाला बताया। आरसीबी जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ दर्दनाक है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। दुख की इस घड़ी में मैं बेंगलुरु के लोगों के साथ खड़ा हूं। लेकिन इस तरह की भगदड़ पर राजनीति गर्माती नजर आई तो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने साफ कह दिया कि ये खेल का इवेंट था, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। I think it should not be politicized because this is a cricket function. We should not bring politics into cricket. तो बेंगलुरु में हुई चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ पर सियासत भी गर्म हो रही है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने माफी मांगी है, तो बीजेपी के साथ साथ तमाम सियासी दल इसको लेकर सिद्धारमैया सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। We fully apologize for this, but still we wanted to know the fact and we want to give a clear message. कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने भगदड़ पर माफी भले मांग ली हो, लेकिन अब इस मुद्दे पर बीजेपी और दूसरे विरोधी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। But this government inviting our RCB players to facilitate them without taking any proper security measures. This is the failure of the government. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने भी नाराजगी जताई है और इसे लेकर सिद्धारमैया सरकार के इस्तीफे की मांग की है। उधर कितना लोग जाना चाहिए था, कितना को छोड़ना चाहिए था, पुलिस नहीं देखे, सरकार नहीं देखा, ज्यादा लोगों को छोड़ा, इसी से स्टैम्पेड हुआ। हम खंडन करते हैं, सरकार टोटली फेल है, सरकार इस्तीफा देना चाहिए। एक छोटा सा प्रोग्राम को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये सरकार नहीं रहना चाहिए।